नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की विषयाध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 17 उपनिवेशवाद एवं नगरीय परिवर्तन का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके प्रथम भाग में आपको उपनिवेशवाद के बारे में बताया था, किस प्रकार से नगरीय परिवर्तन फिर होने लगे ये भी हमने आपको बताया था। ब्रिटिश काल के दौरान नए नगरों का उदय किस प्रकार से हुआ वो हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था। और प्रांतीय नगर क्या होते हैं, पहाड़ी नगर क्या होते हैं, धार्मिक नगर क्या होते हैं, सैन्य नगर क्या होते हैं, ये हमने आपको इससे पहले की वीडियो में पढ़ा दिया था। तो अब पढ़ाने जा रहे हैं हम बच्चों आपको पुलिस संगठन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक रीडिंग भी करेंगे और सुनेंगे भी। तो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। पुलिस से तो आप सभी परिचित हैं। पुलिस हमारी रक्षा करती है। हमारी रक्षा के लिए इसका कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह अपनी सभी कार्यों का निर्वाह करती है। तो शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस संगठन भारत में ब्रिटिश शासन को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। ब्रिटिशों के आने से पूर्व कानून व्यवस्था संबंधित संस्थाओं का कार्य जमींदारों को सौंपा गया था। यानी कि जब तक पुलिस संगठन का निर्माण नहीं किया गया था, पुलिस को तैयार नहीं किया गया था, उसका संगठन नहीं बनाया गया था, तब जो न्याय से संबंधित सभी कार्य थे वो जमींदारों के पास होते थे, जिसका संपूर्ण निरीक्षण मंत्री कौन था उस समय? जो काजी होते थे, काजी के हाथ में था। जमींदार अपराधियों को पकड़ने में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सेना की सहायता लेते थे। तो जमींदारों का काम क्या था? वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की सहायता लेते थे। 1861 ईस्वी में ब्रिटिशों द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 के तहत एक उपयुक्त पुलिस संगठन की स्थापना की गई। तो पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई? आप सभी बच्चे नोट करेंगे 1861 में। 1902 ईस्वी तक पुलिस संगठन में बहुत सी कमियां थी, क्योंकि पुलिस अप्रशिक्षित थी, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया था, उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई थी, तो उनमें बहुत सी कमियां भी उत्पन्न होना स्वाभाविक था। 1902 ईस्वी में पुलिस संगठन की पुनर्रचना की गई, यानी कि दोबारा से पुलिस संगठन का निर्माण किया गया। प्रांतीय पुलिस विभाग का प्रभार पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी के हाथों में था। तो प्रांतीय पुलिस विभाग का प्रभार पुलिस महानिरीक्षक कौन? आईजीपी के हाथों में था, जो बहुत से पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजीपी के सहयोग से कार्य करता था। तो महानिरीक्षक किसकी सहायता से कार्य करते थे? उप महानिरीक्षक की सहायता से कार्य करते थे, जिन्हें डीआईजीपी के नाम से जाना जाता था। जिला स्तर पर जिले का प्रभार पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के हाथों में था, जिसकी सहायता के लिए अनेक पुलिस निरीक्षक, यानी इनको बोलते हैं इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर तथा हवलदार होते थे, जो विभिन्न थानों कोतवाली पुलिस स्टेशन में कार्य करते थे। गांव की सुरक्षा का दायित्व चौकीदार पर था। प्रत्येक प्रांत में अपराध अन्वेषण का अर्थ होता है बच्चों खोजना। प्रत्येक प्रांत में अपराध अन्वेषण विभाग CID खोले गए,
सीआईडी क्या कार्य करती है? सीआईडी कार्य करती है कि जहां कहीं भी वह अपराध होते देखती है या जहां हो चुका होता है उसकी पूर्ण रूप से जिसकी जांच का जिम्मा जो होता है वो होता है सीआईडी के ऊपर, जिन्हें पेशेवर अपराधी की जांच का कार्य सौंपा गया। सभी प्रांतों के सीआईडी केंद्रीय खुफिया ब्यूरो सीआईबी के नियंत्रण में कार्य करते थे। तो जो खुफिया पुलिसकर्मी थे तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें सीआईबी के नाम से जाना जाता है, जो गुप्त तरीके से अपराधों की जांच में जुट जाते थे, लग जाते थे। प्रांतीय नगर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में पुलिस विभाग का कार्यभार पुलिस आयुक्त सीपी के हाथ में था, जिसके सहयोग के लिए बहुत से सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी थे। यह पुलिस महानिरीक्षक के प्रति उत्तरदायित्व में होकर सीधा सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता था। पुलिस संगठन के कर्मचारी वर्ग को वेतन सरकार द्वारा तथा चौकीदार को वेतन जमींदार द्वारा दिया जाता था। तो पुलिस कर्मचारी को वेतन सरकार के द्वारा मिलता था और जो गांव की देखरेख का जिम्मा था जिस पर यानी कि चौकीदार, उसको जो वेतन मिलता था वो मिलता था जमींदार के माध्यम से। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस संगठन को बहुत सी शक्तियां दी थी ताकि यह किसी भी विद्रोह या विद्रोही गतिविधियों को कुचल सके। इन शक्तियों ने उन्हें पूर्ण रूप से भ्रष्ट बना दिया था। अतः पुलिस संगठन बहुत भ्रष्ट बन चुका था। पुलिस संगठन भारतीय लोगों को परेशान करने का साधन था। यही कारण था कि पुलिस संगठन प्राय भारतीय लोगों के मध्य कभी लोकप्रिय नहीं हो सका। तो ब्रिटिश शासन काल में क्या हुआ था बच्चों? ब्रिटिश शासन काल में पुलिस संगठन को बहुत सी ऐसी शक्तियां दे दी थी ब्रिटिश सरकार ने, जिनका पुलिस संगठन ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट कहलाने लगा। भ्रष्ट हो चुकी थी जो पुलिस संगठन था और यह कार्य जो था जो वो लोग करते थे यह भारतीय लोगों को कभी अच्छा लगा ही नहीं। अब है बच्चों प्रकरण अध्ययन दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। दिल्ली एक प्राचीन नगर है। यह 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक राजधानी रहा है। नोट करने वाली बात है बच्चों कि दिल्ली शहर जो है वो कितने वर्षों तक राजधानी रहा? तो 1000 वर्षों तक यह राजधानी रहा है। 19वीं शताब्दी तक यह धूल भरा प्रांतीय नगर था। 1911 ईस्वी में ब्रिटिशों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। यानी कि पहले ब्रिटिशों की राजधानी कौन थी? कलकत्ता था और कलकत्ता से बदलकर, स्थानांतरित का अर्थ होता है यानी कि बदलकर, स्थान को बदलकर दिल्ली कर लिया था। 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे शाहजहांबाद नाम से एक बहुत ही शानदार राजधानी बनाया। प्राचीन समय में यह इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बाद में तोमर राजपूत ने इसे दिल्ली का नाम दिया। शायद दिल्ली नाम की उत्पत्ति इसी से हुई। यह बहुत से शासकों के अंतर्गत एक शानदार राजधानी रह चुका है। तो आपने देखा कि दिल्ली के किस तरह से नाम बदलते गए और जब जाके इसका नाम दिल्ली पड़ा। तो शाहजहां जो था 1939 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसका नाम जो था वो शाहबाद रखा था और इसके बाद जो प्राचीन नाम इसका माना जाता है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। बाद में तोमर राजपूत जो आए थे उन्होंने दिल्ली का नाम रखा इसका, दिल्ली का, और शायद दिल्ली नाम की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है क्योंकि दिल्ली का बोलते हैं तो दिल्ली का से बदलकर इन्होंने दिल्ली कर दिया। शाहजहां ने यह एक किला, महल परिसर तथा उसमें जुड़े नगर बनवाया। यह महल परिसर लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था जो लाल किले के नाम से जाना जाता था। लाल किला मुगलों का निवास स्थल था।
यह किला वह महल दोनों की तरफ उपयोग किया जाता था। इस किले के पश्चिमी में दीवारों से घिरा नगर था जिसमें 14 द्वार थे। तो लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और यह एक ऐसा किला था जो लाल पत्थरों से बनवाया गया था। और इसमें कितने द्वार थे? इसमें 14 द्वार थे। चांदनी चौक तथा फैज बाजार यहाँ के मुख्य बाजार थे जिनकी गलियां इतनी चौड़ी थी कि शाही शोभा यात्रा आसानी से गुजर सकती थी। तो चांदनी चौक तो आज भी फेमस ही है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली के बारे में, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो चांदनी चौक तो आज भी अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है और उस समय भी चांदनी चौक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। वर्तमान में यह नगर 2 भागों में बटा हुआ है, पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली। अगर बात आपकी की जाए तो यह नगर 2 भागों में बटा है, एक पुरानी दिल्ली में और एक नई दिल्ली में। लाल किले के निकट तथा उसके चारों ओर का नगर पुरानी दिल्ली कहलाता है। तो लाल किले के निकट तथा उसके चारों ओर का नगर क्या कहलाता है? पुरानी दिल्ली कहलाता है। पुरानी दिल्ली में घनी आबादी वाले मोहल्ले हैं तथा भारत की विशाल मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद के निकट दर्जनों बाजार हैं। पुरानी दिल्ली में संकरी गलियां तथा अनेक हवेलियां हैं। यहाँ कुओं बावड़ी की सुंदर व्यवस्था भी है। यह दीवारों से घिरा नगर कहलाता है क्योंकि इसके चारों ओर दीवारें हैं, लेकिन अब यहाँ दीवारों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पुरानी दिल्ली आपने कभी ना कभी तो देखी होगी, आपके जो भी रिश्तेदार हैं कोई ना कोई तो रहते ही होंगे वहाँ पर, तो आपने देखा होगा। तो वह बहुत सारी जो वहाँ पर मकाने हैं, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से मकान बने हुए हैं जिनके ऊपर मंजिलों पर मंजिल चढ़ाई हुई हैं। बहुत ही वहाँ पर जो है घनी आबादी वाले मोहल्ले हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कोई खुला वातावरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही आपस में सटे हुए मकान आपको दिखाई देने लगेंगे। दिल्ली मुगल काल के दौरान सूफी संस्कृति के चिन्हों को भी दर्शाता था। नगर में बहुत सी दरगाह हैं। नगर में अनेक खानकुआ थे जो सूफी सराय थी। यही यहाँ यात्री विश्राम, आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा, सूफी संगति को सुनना तथा सूफी संतों से आशीर्वाद ग्रहण करते थे। तो वहां पर क्या कार्य होता था? वहां पर यात्री विश्राम करते थे और आध्यात्मिक यानी कि जो ईश्वर से भक्ति से जुड़े मामले होते थे उन पर चर्चा करते थे और सूफी संगति को सुनते थे, सूफी संतों से आशीर्वाद लिया करते थे। सुंदर तथा शानदार नगर होने के बाद भी यहाँ बहुत सी विभिन्नताएं थी। यहाँ घनी व निर्धन के मध्य हमेशा एक अलगाव रहा। शानदार इमारतें तथा मकान निर्धनों के कच्चे मकान के साथ बनवाए गए। नगर में जल आपूर्ति की उत्तम व्यवस्था थी। दिल्ली की नहर संपूर्ण नगर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती थी। तो देखिए बच्चों, आपने पढ़ा कि दिल्ली के प्राचीन नाम क्या थे, दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा और दिल्ली को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम नई दिल्ली का निर्माण किस तरह से हुआ वह पढ़ने। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार ने दिल्ली के पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य 2 जाने माने वास्तुकारों सर एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर को दिया। ब्रिटिशों ने मुगल वास्तुकलाओं की निशानियों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसने पूर्ण रूप से ठान लिया कि अब उन्हें मुगलों की वास्तुकला का नामो निशान मिटाना है। लाल किले के आसपास के क्षेत्र को बगीचे, गुंबजदार इमारतों या मस्जिदों को नष्ट करते हुए पूर्णतः साफ कर दिया गया। मस्जिदों को यह तो नष्ट कर ही दिया था, यह फिर उन्हें किसी अन्य उपयोग में दिया जाने लगा। जामा मस्जिद में 5 वर्षों तक प्रार्थना नहीं की गई। लगभग 1/3 नगर ध्वस्त कर दिया गया तथा यहाँ की नहर भी भर दी गई। पश्चिमी दीवार तोड़ दी गई और रेल पटरी बिछाई गई।
दिल्ली कॉलेज को विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया तथा कुछ वर्षों बाद 1877 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से ब्रिटिशों ने अपना पूर्ण रूप से अपना अधिकार दिल्ली पर कर लिया था। तो जो मुगलों के द्वारा वहां पर जो वास्तुकला थी, जो चित्रकारी कराई गई थी, जो जिन किलों का निर्माण कराया गया था, वो उन्होंने ब्रिटिश शासनों ने क्या कर दिया था, धीरे धीरे ध्वस्त करते चले गए थे और वहां पर जो उन्होंने अपनी योजना बनाई थी उसका निर्माण कराना शुरू कर दिया। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में मुगल शानदार शाही हवेलियों में रहते थे। मुगलों के बाद इन हवेलियों में घनी मुगल पदाधिकारी रहते थे। ब्रिटिशों ने इन हवेलियों को ध्वस्त कर दिया अथवा विभाजित कर दिया। इसका कुछ भाग व्यापारियों को बेच दिया गया या फिर इसके स्थान पर नए बंगलों का निर्माण किया गया। तो मुगल जिन कोठियों में रहते थे, जिन हवेलियों में रहते थे, उनको क्या किया था, ब्रिटिशों ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था और कुछ हिस्सा जो था वह उस जमीन का वहां पर व्यापारियों को बेच दिया गया और कुछ में अपने बंगलों का निर्माण कर लिया। 1792 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ दिल्ली बौद्धिक स्वर्ग बन गया। यथा समय यह पूर्वी तथा पाश्चात्य शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया। 1830-57 ईस्वी तक का कुछ समय दिल्ली पुनर्जागरण का काल कहलाया। इसका तात्पर्य कला एवं ज्ञान का पुनर्जन्म था। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानवता तथा उर्दू भाषा के क्षेत्र में महान बौद्धिक ज्ञान की नींव रखी गई। तो ये एक ऐसा समय था जहां पर दिल्ली का पुनर्जन्म माना जाता है। आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लुटियंस की दिल्ली। तो नव राजधानी नगर नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण में बनाया गया है। रेसीना पहाड़ी के चारों ओर के बंजर क्षेत्र को नए राजधानी नगर की स्थापना के लिए चुना गया। कौन से नगर को? रेसीना पहाड़ी के चारों ओर के बंजर क्षेत्र को नई राजधानी की स्थापना के लिए चुना गया। सरकारी परिसर को 2 मील का छायादार मार्ग राजपथ जो वायसराय भवन, राष्ट्रपति भवन तक जाता था। इसके दोनों ओर सचिवालय की इमारतें थी जिन्हें अब उत्तर ब्लॉक तथा दक्षिणी ब्लॉक कहा जाता है। रेसीना पहाड़ी पर बना वायसराय भवन जामा मस्जिद से ऊंचा बनाया गया है। शायद ब्रिटिश की श्रेष्ठता एवं महत्ता को दर्शाने के लिए बहुत सी नई इमारतें भी नई दिल्ली में बनवाई गई हैं, जैसे गिरजाघर, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ब्रिटिशों के लिए बंगले तथा महत्वपूर्ण भारतीय राजकुमारों के लिए महल। इमारतें यूरोपीय तथा पारंपरिक भारतीय वास्तुकला शैली के मिश्रण से बनवाई गई थी, किंतु इसमें पूर्ण शास्त्रीय ग्रीक का स्पर्श था। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट एवं संसद तथा हर्बर्ट बेकर ने 2 सचिवालयों उत्तर ब्लॉक तथा दक्षिण ब्लॉक की रूपरेखा बनाई। तो ये कौन थे बच्चों? हमने आपको बताया कि ब्रिटिशों ने इन 2 लोगों को, किसको? लुटियंस को और एक बेकर को, तो दोनों को क्या कार्य दिया था कि दोनों को मिलकर दिल्ली में नई नई चीजों के नक्शे तैयार करने थे और उन्हीं के अनुरूप वहां पर उन चीजों का निर्माण भी कराना था। तो ऐसा ही इन्होंने किया भी। कनॉट पैलेस बड़े खरीदार केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो कनॉट पैलेस तो भी बताया आपको कि बहुत बड़ी मार्केट लगती है कनॉट पैलेस में, जहां से अब भी लोग सामान खरीदते हैं। यह नए नगर तथा पुराने नगर के मध्य स्थित है। इंडिया गेट का निर्माण उन हजारों सैनिकों की याद में कराया गया जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। यहाँ विद्यमान एक अन्य महत्वपूर्ण इमारत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो दिल्ली में देखा आपने, दिल्ली में बहुत से बच्चे टूर पर जाते हैं, तो टूर पर इन्हीं चीज़ों को देखने जाते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला है और कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, और इन सब चीज़ों को देखने के लिए तो आप दिल्ली जाते हो। तो आप दिल्ली के विषय में पढ़ रहे हो कि वहाँ पर इन सब चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, पहले क्या था और धीरे धीरे परिवर्तन के कारण वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको अब देखने को मिल रही हैं। तो अब पढ़ते हैं बच्चों पुराने नगर के लिए नगर पालिका योजना।
31 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार पुरानी दिल्ली की जनसंख्या नई दिल्ली से अधिक थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आर्थिक वर्गों के लिए अनेक गृह योजनाएं जारी की गई। इन योजनाओं के अंतर्गत नवीन भवन संहिता, जल आपूर्ति एवं निकासी की गई, नई व्यवस्था, सीधी व चौड़ी सड़कें, रेल पटरी आदि कार्य किए गए। तो ये तो होना ही था बच्चों, क्योंकि एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र दिल्ली में स्थापित हो गया था, तो वहां पर लोगों की संख्या बढ़ना आम बात थी। तो 1936 ईस्वी में दिल्ली सुधार ट्रस्ट ने विभिन्न आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं जारी की। उदाहरण के लिए दरियागंज का विकास धनी लोगों के लिए किया गया, घरों का निर्माण पार्कों के आसपास किया गया, कॉलोनियों को ब्लॉक में बांट गया और पाश्चात्य विस्तार योजना मध्य वर्गीय लोगों के लिए विकसित हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, दिल्ली का विकास होना प्रारंभ हो गया। अब है विभाजन का प्रभाव। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता की खुशी एवं उमंग के साथ भारत ने बंटवारे के कष्ट को भी झेला। परिणाम स्वरूप दिल्ली की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई, जिसके कारण रोजगार तथा घरों की आवश्यकता भी बढ़ गई। नई कॉलोनियों जैसे लाजपत नगर तथा तिलक नगर विकसित हुए। पंजाब से आए शरणार्थियों ने दिल्ली के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को परिवर्तित कर दिया। दिल्ली में नए विचार, कला तथा संस्कृति का प्रभाव स्वतः देखने को मिलता है। तो 1947 में क्या हुआ था बच्चों, 1947 में जो लोग बंटवारा हो चुका था, तो कुछ लोगों को यहाँ पर आके भी बसना पड़ा। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का दूसरा भाग भी पढ़ा दिया है। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों की अच्छे से समझ में आ गया होगा और महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने आपको कहा था लिखने के लिए वो भी आपने लिख लिए होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो बच्चों समाप्त होता है। धन्यवाद।